लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैंने ऐसे आपको बताया भी था और सजेशन मैंने दिया भी है, ऑनलाइन भी दिया है और आपको ऑफलाइन, तो आप मेरे सामने ही हो तो आपको मैं दे ही रहा हूँ कि 3 चैप्टर हमारे पास जो पढ़े जाते हैं वो पूरी कॉन्टिन्यूटी में पढ़े जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। तो अब आपके पास देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 क्या है। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को कोई ये बात नहीं की गई कि प्रॉब्लम्स क्या, क्यों, क्या, किस लिए, कुछ नहीं। सीधा आप लोगों को ये समझाया गया चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि हमारे पास जो है ना अब एक कुछ नई पॉलिसीज है पढ़ने के लिए, जिनका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और चैप्टर में लास्ट में अप्रेजल लिखा हुआ है, तो मतलब इन सबको, इनको हम एक बार देखेंगे कि क्या कंट्री में हुआ और कैसे चीजें हुई। तो अब आपको बस थोड़ी देर के लिए समझना पड़ेगा कि ये तीनों किस चीज का पार्ट है। ठीक है, अब आराम से सुनते रहिए, बस चिल होके बिल्कुल एकदम बैठ जाइए और जो मैं आपको बोलता रहा हूँ सुनते रहिए। मैं इसको बस क्लास से ना अपना दिमाग मत हटाना बिल्कुल भी, ठीक है। मैं इसको देखो खत्म करता हूँ, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये क्या चीज है। मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट है, ठीक है। ये तीनों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर पॉलिसीज बनी थी 1951 में। तो 1951 में जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पॉलिसी बनी, उसमें पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल्स बनाए गए। लिबरलाइजेशन, क्या लिबरलाइजेशन गोल था? तो क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ठीक है। वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कुछ बात नहीं कर रहे। और अल्टीमेटली हम 1990s में आके हमारे पास एक अलार्मिंग सिचुएशन आई कि हम लोग बहुत ज्यादा डेफिसिट में हैं। हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और हमारी कंट्री जो है बस थोड़े दिन में इंसॉल्वेंट हो जाएगी विदेशी तौर पर, ठीक है, क्योंकि कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में हमें अपनी कंट्री में इतनी माइजरेबल कंडीशन के बाद हमें कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज में, कि ताकि हम इस कंडीशन से बाहर आ सकें। तो वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके पढ़ रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप लोग यहां देखेंगे। तो आपके पास वैसे तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास 3 हैं। नंबर 1 पे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में 2 पार्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और सबसे पहले वाला पार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 2 पे प्राइवेटाइजेशन, जो 3 नंबर का अकेला क्वेश्चन है, बहुत कम आता है क्योंकि छोटा है, लिख ज्यादा नहीं सकते। और ग्लोबलाइजेशन में WTO, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाकी आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उनमें आप लोग खुद बताएंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए। बता दीजिए एक बार, कुछ याद होगा किसी को? नहीं याद किसी को? तो मैं बता, याद है? तुझे याद है राठी? नहीं याद है तो देख लेना एक बार जाके पेपर्स। ऐसे मैं बोलता हूँ हमेशा पेपर्स देख के ही पता चलता है क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे कि आपने चैप्टर 2 देख लिया होगा, ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। आज चैप्टर 3 की बारी है, तो घर जाके क्या उठाएंगे हम? सिर्फ चैप्टर 3 उठाएंगे, 1 घंटा देंगे इस चैप्टर को और इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स को स्टडी कर लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी तैयारी है, वो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आज, चलो अगर बहुत अच्छी बात होगी कि तुम इसको आज ही याद बात करके निपटा दो, बट अगर तुम कह रहे भैया और भी तो चीजें हैं काम करने के लिए, प्रैक्टिकल भी है, मैं इतना तो कह रहा हूँ कि 1 घंटा देना है इसको, इसके प्रीवियस ईयर्स देख लेना, सैंपल पेपर्स में देख लेना, टिक लगा लेना, ये देख लेना हाँ मुझे आते हैं, मैं क्वेश्चंस पकड़ पा रहा हूँ, याद चलो मैं फिर देख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद तो आपको हो ही जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में समझ में आ गई। तो अब एक पहला क्वेश्चन हमारे पास जो इसका आ सकता है, वैसे मैं इसको बहुत लेस इंपॉर्टेंट मानता हूं, लेकिन लेस के बाद इंपॉर्टेंट तो लगा हुआ है, तो इसलिए पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, आप ये देखना जरा ध्यान से कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का क्या रीजन है। तो इसमें सबसे पहला रीजन हमारे पास जो आता है, वो आता है हमारे पास पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया और हमारे कंट्री पब्लिक सेक्टर ने बहुत डिसअपॉइंट किया हमें, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें लाने पड़े। दूसरा, अब देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जिसका नाम है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कब हो रहा होगा? जब कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे या एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे?
जब कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे, इंपोर्ट। अब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ के आ रहे हैं यार हम। तो इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो हमारे कंट्री से सिर्फ फॉरेन करेंसीज जा रही थी, कंट्री में फॉरेन करेंसीज आ नहीं रही थी, जिसके कारण डेफिसिट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और इसी वजह से कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आपको समझाता है कि देश के अंदर ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में शॉर्टेज ऑफ गुड्स है, तो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स के कारण जो गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने उस पर प्रेशर क्रिएट करा, जिसके कारण उसके प्राइस क्या हो गए, रेस हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो ये पॉइंट भी आप समझ जाओगे, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉल क्यों हुआ? क्योंकि डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो गया था। क्या समझ में आया? मैं दोबारा से कनेक्ट कराता हूं इस पॉइंट को। देखो कंट्री से इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कंट्री से नहीं हो रहे, कंट्री से क्या हो रहा है, इंपोर्ट। तो देश वाले बाहरी सामान को मंगवाए जा रहे हैं, तो क्योंकि देश वाले बाहरी सामान को बार बार मंगवाए जा रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा होगा, हमारी कंट्री में जितना भी रिजर्व है किस चीज का, फॉरेन करेंसी का, वो सारा रिजर्व क्या जा रहा होगा, बाहर। तो जिसके कारण फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो करेंसी भाई खत्म होनी शुरू हो जाएगी। देश पे करेंसी, अच्छा सुनो, देश पे डॉलर होने का क्या तरीका है? डॉलर छाप दें हम? नहीं, क्या तरीका है? एक्सपोर्ट हो। क्या तरीका है? एक्सपोर्ट हो में तो क्या आएंगे, डॉलर। वो डॉलर क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिजर्व। तो एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा था, इंपोर्ट। तो इसलिए हमारे फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये शुरू हुआ। क्लियर है? हमें इंपोर्टेड गुड्स लेने की आदत तभी से बढ़ गई थी। आप पिक्चर्स में देख सकते हो उस टाइम के, उस टाइमलाइन की पिक्चर्स हैं। जैसे कि आप हर्षद मेहता की सीरीज देखें स्कैम 92, तो उसमें वो लेक्सस ले लेता है, ठीक है ना। और अभी ये एक पिक्चर आई है लक्की भास्कर, तो उसमें निसान पेट्रोल खरीदता है कि यार निसान पेट्रोल में खरीदूंगा, तो मुझे, मेरे पास पैसा बहुत है। तो ये लग्जरी गुड्स लेने का कुछ वो था कि हाँ मुझे लग्जरी गुड्स थोड़े से चाहिए, तो इंपोर्टेड गुड्स का बहुत चलन था। इसीलिए कंट्री के पास क्रिएट होने शुरू हो गए ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स इसलिए क्रिएट हुए क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती रही वो गरीबों का पेट तो पालती रही, लेकिन उधार ले लेके। डेट क्रिएट देश में ऐसे ही हुए हैं, मैं आपको सच बताता हूं बिल्कुल। आप लोग सुनना, आप लोग बोले गवर्नमेंट से आप हमेशा उम्मीद लगाए रखते हैं कि सरकार हमें ना ये सुविधा देगी, सरकार हमें सुविधा देगी, सरकार हमें सुविधा देगी। अगर सरकार पैसा ना हो तो सुविधा सरकार कैसे देगी? उधार लेकर देगी। फिर उधार जब वो लेगी तो उधार लेगी तो फिर नुकसान तो तुम्हें झेलना पड़ेगा ना। तो इसलिए देश पे क्या हो गए, कर्जा। क्या हो गया, कर्जा, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। और एक लास्ट पॉइंट ये माना जाता है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रही हमारे कंट्री में। जिस तरीके से हमने अपना काम शुरू किया था उसमें एफिशिएंट नहीं मिला हमें, ठीक है ना। वो उतना एफिशिएंट नहीं हुआ। हमने काम तो बहुत अच्छा शुरू करा था। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर आप अपने चैप्टर 2 में पढ़ने वाली पॉलिसीज को देखो तो पॉलिसीज तो कोई बेकार नहीं बनाई थी यार। हम 1947 1951 में हम ये सोच रहे हैं ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ एंड सिक्योरिटी। तो अगर वो गोल थे 51 में तो कोई बुरे गोल थे क्या? बिल्कुल ही बुरे गोल नहीं थे यार, है ना। हम लोगों ने कहा कि ठीक है कंट्री में इंडस्ट्रीज भी होगी, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी, आईपीआर बनाया आपने, ठीक है ना। आपने तो वहां पे कितनी बातें करी, एग्रीकल्चर के बारे में आपने, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें करी आप लोगों ने, याद आया आप लोगों को, ठीक है ना। तो वो तो फिर उसमें मैंने जैसे कल हमने बताया नहीं, कल इस बारे में बात करनी जरा जरूरी थी। लैंड सीलिंग में ड्रॉबैक आ गया कि लोगों ने अपने घर वालों के नाम करा दी प्रॉपर्टी, बताया था मैंने, थोड़ा टाइम मांग लिया गवर्नमेंट से। तो हमने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई लेकिन कोई पॉलिसीज ना इंप्लीमेंट नहीं हुई जितनी अच्छे से उसे इंप्लीमेंट होना चाहिए था, ठीक है ना। पैसा बहुत खर्च हुआ, खर्च होता रहा, बट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होने के कारण हमारी कंट्री इस कंडीशन में पहुंची कि हमने देखा अपने देश में क्राइसिस ऑफ 1991। क्या बोला मैंने अब? क्राइसिस ऑफ 1991। तो ये सारा काम हुआ है 51 से लेके 90 के बीच में, और 1991 में आप एक क्राइसिस पे आके खड़े हो गए। उस क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, जिनका अभी भैया देहांत भी हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, उनका भैया तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो इकोनॉमिस्ट थे ही, ठीक है ना, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के पास हमें जाना चाहिए, आईबीआरडी के पास जाना चाहिए, आईबीआरडी के पास हम जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास हम जाएंगे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हम जाएं और उनसे जाके हम बात करें कि हमारी कंट्री सिचुएशन में इसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं। तो रिवाइवल के लिए वो लोन्स देंगे, में क्या देंगे, लोन्स। तो हम लोग आईबीआरडी आईएमएफ के साथ पास गए, वो ही गए, और फिर $7 बिलियन का लोन लेकर वो आए कंट्री के अंदर, तो जिससे हम लोगों का दोबारा से सुचारू रूप से काम होना शुरू हो गया, ठीक है।
लेकिन अब जाते जाते उन्होंने हमें क्या बोला कि आपके ऊपर हम कुछ शर्तें थोप रहे हैं, ठीक है ना, कि लोन लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये थी, मैंने आपको इसमें RRR याद कराया था, अगर आपको याद हो तो। क्या याद कराया था मैंने? वो RRR था, रिमूव रिड्यूस रिमूव। क्या था? रिमूव रिड्यूस रिमूव। आप रिमूव कर दीजिए रिस्ट्रिक्शंस जो आपने लगाए हैं प्राइवेट सेक्टर पे। पहला काम तो आप ये कीजिए। नंबर 2 पे रिड्यूस, गवर्नमेंट का जो रोल्स आपने मेजर बना रखे ना कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही देख सकती है, उसको आपको क्या करना है? रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया? और तीसरा रिमूव, फिर जितने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए उन सबको क्या करना है आपको? रिमूव। समझ में आया मेरे बच्चे? क्लियर है? अब ये जो तीन चीजें हमें किसने दी हैं? भैया IMF ने, कि आपको तीन चीजें करनी है, रिमूव रिड्यूस रिमूव। तो इस रिमूव रिड्यूस रिमूव को दिमाग में रखते हुए हमने अपनी कंट्री के अंदर ये दो पॉलिसीज बनाई, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। और इन्हीं दो पॉलिसीज का इंपैक्ट है तीसरी, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आया? उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि तुम अपने देश में जाके लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करो, उन्होंने कहा तुम रिमूव रिड्यूस रिमूव करो। तो हमने कहा कि रिमूव रिड्यूस रिमूव के लिए फिर हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ेगी, हमें NEP लॉन्च करनी पड़ेगी। और जो NEP क्या होती है हमारे पास? सिंपल LPG। LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मेरी बात क्लियर हुई? तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि इंटरनेशनल एजेंसी ने क्या सजेस्ट करा था इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो क्या लिख के आओगे? रिमूव रिड्यूस रिमूव। और फिर इंडिया ने क्या अप्लाई किया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बताइए बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? अब हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया, ये NEP कंट्री के अंदर लॉन्च होती है जुलाई 1991 में। और जुलाई 1991 में ये पॉलिसीज के दो मेन मेजर्स थे, टू मेजर्स हमारे पास इन पॉलिसीज को लेकर हमारे पास थे। वो दो मेजर्स हमारे पास कौन कौन से? सबसे पहला मेजर हमारे पास है नंबर 1 में, जिसको हमने बोला स्टेबलाइजेशन मेजर। नंबर 1 पे हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है मेजर जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो दो मेजर्स हमारे पास आए, नंबर 1 पे स्टेबलाइजेशन मेजर्स और नंबर 2 पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है? तो स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर मुझे स्टेबलाइजेशन करना था दो चीजों का, एक तो मुझे स्टेबल करना था BOP को, और दूसरा कंट्री के अंदर मुझे स्टेबल किसको करना, कौन सी सिचुएशन को स्टेबल करना था? इन्फ्लेशन को। ये ध्यान से सुनिए अब आप लोग। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर ये देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन मेजर जो थे शॉर्ट टर्म थे। क्या थे ये? शॉर्ट टर्म थे। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या थे हमारे पास? लॉन्ग टर्म। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में मुझे दो पे काम करना था, एक तो मुझे एफिशिएंसी इंप्रूव करनी थी इकोनॉमी की, एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, इसको मुझे इंप्रूव करना था। ठीक है? और नंबर 2 पे, B पे मुझे करना था, वो इंक्रीज करना था, इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। बस ये दो चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है? क्लियर? ये दो मेजर्स हैं जिन पे हमें काम करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब इन मेजर्स को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? ये मेजर्स आप कैसे पूरा कर पाएंगे? इन मेजर्स को पूरा करने के लिए अब आपने मेन पॉलिसी बनाई है। थोड़ा सा देखिए, मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अब हम बोर्ड्स के लिए सीरियस हैं। अब आपने मेन पॉलिसीज बनाई है, मेन पॉलिसीज ऑफ NEP। तो अब लिखेंगे आप मेन पॉलिसी ऑफ NEP में नंबर 1 क्या लिखेंगे आप लोग? अब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद नंबर 2 पे हमारे पास क्या आएगी? प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन के बाद नंबर 3 पे हमारे पास क्या आएगी? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन मेरे पास पॉलिसीज अब सामने आई। ठीक है? जिनको हम LPG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LPG। डन है जी यहां तक? ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं और हम लिखते हैं कि ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या है। नंबर 1 पे हम लोग हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में।
रिमूवल ऑफ ऑल बैरियर्स, रिमूविंग द ऑल एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ, भैया भूल गए हम, ग्रोथ एंट्री वेंट्री सब भूल गए, तो क्या लिख देंगे? लिबरेशन मतलब रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर्स। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया यहां तक? देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन का मतलब था कि आप लोगों को ना डीरेगुलेशन करना है। लिबरेशन का मतलब जो मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस ये था, देखो इकोनॉमी का एक पोटेंशियल है, जिस इकोनॉमी के पोटेंशियल को आपको अनलॉक करना होगा। अब वो इकोनॉमी का पोटेंशियल तब अनलॉक होगा जब तुम इस इकोनॉमी को एक्सपेंड करोगे, और एक्सपेंड करने के लिए हर इंसान को तुम्हें आजादी देनी पड़ेगी। और वो आजादी कैसे होगी? वो आजादी व्यापार की आजादी होगी, वो आजादी प्राइवेट सेक्टर के लिए होगी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करी, तू जो मन करे तू कर, ठीक है? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे कि आपने अगर 17 इंडस्ट्री को कंट्रोल में करा था, तो 17 को हम हटा देंगे। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई? अगर आपने बोला था कि बैंकिंग सेक्टर में भाई कोई फॉरेन नहीं आ सकता, तो बैंकिंग में भाई फॉरेन आ जा, ठीक है? टैक्सेस को हम थोड़ा इजी कर देंगे, ठीक है? टैरिफ एंड कोटा लगाया, तो टैरिफ एंड कोटा को हमें क्या कर देना है? अब हटा देना है। तो आपको क्या करना है? जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उन रिस्ट्रिक्शन क्या करना है? आपको हटा देना है, ताकि आपकी इकोनॉमी का नया पोटेंशियल मार्केट के अंदर अनलॉक हो सके। इतना समझ में आई? मेरी बात नहीं समझ में आई? पक्का समझ में आ गई? तो अब आपने क्या किया? आपने कहा लिबरलाइजेशन को 5 स्टेजेस में देखता हूं, जिसमें पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो बात कहूंगा ही नहीं पूरा पढ़ाते हुए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर और दूसरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो अब मैं आपको लिबरलाइजेशन दिखाता हूं। ये तो समझ में आ गया ना मतलब क्या है? सब बुक में लिखा हुआ है, आप देख लेना, नोट्स में भी होगा। डीरेगुलेशन करना, ठीक है, रिडक्शन करना, गवर्नमेंट कंट्रोल को, बहुत बड़ी थ्योरीज है, उस पर बात करूंगा। तो लिबरलाइजेशन आज पूरा यही हो पाएगा। अब लिबरलाइजेशन के अंदर पहला सेक्टर मेरे पास जो आता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास यहां पे इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ है, वो नंबर 1 पे मेरे पास जो हुआ है, वो क्या हुआ है? वो हुआ है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में आपको याद होगा कि हमारे पास 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको, 17 नहीं, 17 तो पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, 18 इंडस्ट्रीज थी जिन पे आपको क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। तो गवर्नमेंट ने इनको रिड्यूस करके सिर्फ 5 कर दिया। क्या कर दिया? 5। अब आ गया 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें नंबर 1 पे आपको आती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, नंबर 2 पे सिगरेट्स एंड टबैकोस, नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, नंबर 4 पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, और नंबर 5 पे कुछ स्पेसिफिक हजार्डस केमिकल। अगर इनका बिजनेस कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना ना तो आपको नए सेटअप के लिए, ना आपको किसके लिए? डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और ना ही आपको एक्सपेंशन के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस को हटा दिया। बताइए समझ में आई? इतनी बात नहीं समझ में आई? ठीक है, पहला रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिड्यूस कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। क्लियर? नंबर 2 पे डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज किया। पहले आपके पास 17 इंडस्ट्री कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। कितनी इंडस्ट्री? 17। कंप्लीटली किसके अंडर थी? किसके अंडर थी? पब्लिक सेक्टर के। उसे घटा के बाद में किया गया भैया 8, 17 to 8, और अब सिर्फ कितनी बची हैं? 3 इंडस्ट्री ऐसी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एक रेलवे है, दूसरी कौन सी? आर्म्स एंड एम्युनिशन, और तीसरी कौन सी है? न्यूक्लियर। बाकी सब इंडस्ट्रीज में आप प्राइवेटली काम कर सकते हो। बात समझ में आया? नंबर सी इंडस्ट्री में जो लिबरलाइजेशन हुआ, वो जो आपने रिजर्वेशन करी थी ना, वो उनको डी रिजर्वेशन कर दिया। एसएसआई को डी रिजर्वेशन, आपको याद है आपने एसएसआई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा था? रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, कि कुछ गुड्स सिर्फ एसएसआई में बन सकते हैं, उनको डी रिजर्वेशन कर दिया। डी रिजर्वेशन अंडर एसएसआई। और नंबर 4 पे एमआरटीपी एक्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आप लोगों को जो मना किया गया था कि कोई भी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता कि ताकि मोनोपोली ना बना ले, उस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, बाद में कंपटीशन एक्ट से 2009 में चेंज हो गया, तो ये कम पूछा जाता है, आप इसको रीड कर लीजिए। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब दूसरा सेक्टर रिफॉर्म कर दें। ये क्या करा रहा हूं मैं? लिबरलाइजेशन। क्या करा रहा हूं? हटाते रहना बस। अब समझ में आया ना? थ्योरी में यही करना है कि फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया,
ठीक है, और इसका जो है ना बर्डन गवर्नमेंट का, इसको रिमूव कर दिया, या आपको बार बार ये शब्द इस्तेमाल करना कि डीरेगुलेशन कर दिया। क्या कर दिया? डीरेगुलेशन। इन्हीं से आंसर शुरू होगा क्योंकि लिबरलाइजेशन है, उसमें हमें हटाने ही है। तो अब मेरे पास जो दूसरा आता है, कौन सा आता है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में नंबर 1 पे चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आप बता देंगे मुझे किससे क्या बनाया गया इसे? रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, इसे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक अपने आप बना लेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंट्री के अंदर ओरिजिन हो गए प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक कंट्री के अंदर आ गए, पहले प्राइवेट बैंक्स नहीं थे। नंबर 3 पे आप लोगों ने इंक्रीज कर दी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पहले देश के अंदर बाहर से जो बाहर के फाइनेंस कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आपकी कंट्री में इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं 1991 के बाद, जिनको आप लोग क्या नाम देते हैं? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 51% तक। कहां तक? 51% तक। ठीक है, और अगर कोई बैंक अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है तो उसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है नई ब्रांचेस खोलने के लिए। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ये नहीं है कि आरबीआई को उसे लेटर भेजना पड़ेगा, वहां से मोहर लग के आएगी। ठीक है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई कोई भी बैंक अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर? तीसरा सेक्टर, अब फिर हमें रिमूव रिड्यूस करना है भैया, वो हमारे पास थर्ड सेक्टर कौन सा है? टैक्स रिफॉर्म। क्या है? टैक्स रिफॉर्म। मेरी बात सुनना, यहां पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। या एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको बड़ी हंसी क्या बताता हूं, मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया, पेपर हो गया पूरा इंडियन इकोनॉमिक मैक्रो का बोर्ड का, तो क्वेश्चन आया था एक नंबर का डिफाइन डायरेक्ट टैक्स। तो मुझे आगे बोला, भैया देखो पेपर बनाने वाले कितने बेवकूफ, मैक्रो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में दे रहे हैं। मैं मनी मन हंस रहा, मैंने कहा हाँ बेवकूफ तो है भाई, लेकिन सोच रहा, मैंने कहा बेवकूफ वो कम है, तू ज्यादा है। मैंने तो करके आया कि हाँ हाँ आपने याद कराया था जिसमें लायबिलिटी शिफ्टिंग डायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने कहा हाँ, तो लिख लिया ना? उन्होंने कहा हाँ लिख लिया। अब ये गलती तो उसकी है, बोर्ड की थोड़ा है ना। अब तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया कि तुम मिल जाए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो तुम बोलोगे 11th क्वेश्चन 12th में दे दिया है भाई सिलेबस में, है ना? तो अगर तुम्हें मिल जाए डिफाइंड डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंशिएटेड डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तुम बोलोगे हाँ ये तो मैक्रो में आने वाला था गवर्नमेंट पीरियड में, और कहां दे दिया इसे? इंडियन इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी टॉपिक है, बाकायदा टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। बात समझ में आई? हालांकि पूरा ओवरऑल टैक्स रिफॉर्म ना 3 नंबर का कभी नहीं आएगा, आया नहीं, 1 नंबर में ऐसे भूलेंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बहुत ही तुम्हारी खराब किस्मत होगी तो ये टैक्स रिफॉर्म्स आ जाए, क्योंकि इससे अच्छे रिफॉर्म्स हैं, है ना? जैसे कि इंडस्ट्रियल वाला इससे ऊपर ही तो है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इससे ऊपर ही तो है, फाइनेंशियल भी इससे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ हमने टैक्स रिफॉर्म में हमने कुछ फेरबदल नहीं करा, हमने एक तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप सबको पता है ना क्या होता है, बताऊं तो ना? एक लाइन में सुन लीजिए, डायरेक्ट टैक्स जिसकी लायबिलिटी शिफ्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी लायबिलिटी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करा हमने टैक्स रिफॉर्म्स में। नंबर ए पे क्या करा? थोड़े से टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया ताकि आम जनता टैक्सेस देने के लिए मोटिवेट हो जाए। नंबर बी में मैंने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म किया ताकि जितने मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ा सा भैया रिलीफ मिले। और नंबर सी पे टैक्स पे करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, बस इतना ही करा हमने। और देश में 2017 में तो आपको पता ही है 29 मार्च 2017 को क्या हुआ, ये डेट भी पूछ सकते हैं आपसे कि जीएसटी कब आया? 29 मार्च 2017। और अफेक्टिवली कब लगा ये? 1 जुलाई 2017 से। तो यार ध्यान रखना, हमारा जो पार्लियामेंट में जीएसटी का एक्ट पास हुआ वो 29 मार्च 2017 को पास हुआ, और जो ये इफेक्टिवली मतलब लगा लोगों पे, तो वो लगा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, 1 नंबर का आएगा वरना तो नहीं आएगा। अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ हमारे पास है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज में क्या लिबरलाइजेशन किया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आपने क्या लिबरलाइजेशन किया है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में जो लिबरलाइजेशन किया, नंबर 1 पे हमने अपने रुपये की वैल्यू को थोड़े दिन के लिए जान पूछ के क्या कर दिया? डीवैल्यूएशन। आपको पता है डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट ने बढ़ा था। तो अगर डेप्रिशिएट हो तो कौन करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट?
लेकिन अगर डिवैल्यूएशन होगा तो हम लोग इसे थोड़ा सा खुद ही रिड्यूस करेंगे ताकि फॉरेन के लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करें। क्यों करें? क्योंकि डेफिसिट हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो अगर फॉरेन की करेंसी कम पड़ रही है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है हमारे पास, तो उनसे पैसा मंगवाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को क्या कर दो, सस्ता, अपनी करेंसी को गिरा दो, वो मोटिवेट होंगे, वहां से यहां पैसा आना शुरू होगा, तो रिजर्व क्रिएट होंगे, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। नंबर 2 पे डिवैल्यूएशन करने के बाद जो हमने देखा कि थोड़ा बहुत पैसा आ गया, मार्केट को हमने फ्री कर दिया कि भैया अब रेट डिसाइड जो करेगी वो डिसाइड करेगी मार्केट। अप्लाई कर दिया मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कर दिया हमने, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टैरिफ्स एंड कोटास है। फिफ्थ लिबरेशन कहां पे हुआ? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखना है। देखो हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना था, टेक्नोलॉजी कंट्री में मंगवानी थी, फॉरेन का पैसे ही मंगवाना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ हमें काम करना था जो कि नहीं हो पा रहा था इतने टाइम से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें नंबर 1 पे रिमूवल करना पड़ेगा। क्या रिमूवल करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाए थे आपने कोटा में? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जितना मन चाहे इंपोर्ट करो, जितना मन चाहे एक्सपोर्ट करो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोटा सेट नहीं है। रिमूवल कर दिया एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, आप एक्सपोर्ट करो, कोई टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करो, हमें भाई फॉरेन करेंसी चाहिए। नंबर 3, रिमूव तो नहीं कर पाएंगे हम इंपोर्ट ड्यूटीज को, लेकिन रिडक्शन कर दिया, इंपोर्ट भी करिए कोई दिक्कत नहीं, टैक्स थोड़ा ही देना पड़ेगा। नंबर 4 पे आप लोगों को बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा इंपोर्ट करने का, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ये हमारे पास हुआ, ठीक है। अब मेरे बात सुनिए ध्यान से। अब एक तुम्हारी किस्मत अगर बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्राइवेटाइजेशन का। किसका? इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में पूरे में नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप अब मेरे साथ बताइए। प्राइवेटाइजेशन में 3 चीजें आती, मैंने क्या याद कराई थी? ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल। बोलो मेरे साथ दोबारा, सब बोलो, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और एक बार दोबारा बोलो, क्या है? इसका ट्रांसफर करना है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे। क्या करना है बताइए? ट्रांसफर। तो अब दोबारा बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन मींस, बोलो, प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। टीचर पूछेगा कैसे होगा, आप बोलो कैसे होगा? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कैसे होगा? भैया एक ही तरीका है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को करने का, कि जब हम उनके डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है? सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट्स। बात समझ में आई? तो जब इन्वेस्टमेंट्स को सेल ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी? डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे मैनेजमेंट भी हाथ से चला गया, ऑनरशिप भी हाथ से चली गई और कंट्रोल भी हाथ से चला गया। बताइए बच्चों, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? देखो कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? आगे बढ़ जाओ, आ जाओ बच्चे, बस थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, जिसका नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो फिर क्वेश्चन यहां से आएगा, क्योंकि इसके ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है यार। मतलब मैं तो भगवान से ये प्रे कर रहा हूं, तुम भी करो अपने लिए, ठीक है। मैंने भी 11th क्लास वाले बच्चे से पूछा, बड़े आज मजाक वाली बात करी है। अब एक बच्चे ने, डीएवी का बच्चा था, 11th क्लास का, आराम वहीं का था। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा रिजल्ट आएगा, तेरा पेपर कैसे हुए? तो कह रहे भैया पेपर तो अच्छे ही हुए मेरे। मैंने क्यों, तू तो कुछ करके नहीं गया? कह रहे भैया हर पेपर इससे पहले मंदिर गया था मैं। मैंने कहा भाई तेरे तो अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा लोगों का विश्वास उठ जाएगा वरना। तो उसकी फिलॉसफी सिर्फ इतनी थी कि मैं हर पेपर से पहले मंदिर गया था तो मेरे पेपर अच्छे होने चाहिए। तो आप मंदिर जाएं पेपर से पहले, तो वहां मांगना कि इस चैप्टर से लिबरलाइजेशन आए। क्या है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ना इस चैप्टर में कोई सेट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। और वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इतना ज्यादा है कि आप उसको लर्न भी करेंगे तो आप लोग बढ़िया लर्न नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए। व्हाट आर द चेंजेस मेड ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन, या चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि हमने जो है फॉरेन इक्विटीज की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया,
टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया, हमने जो है वो फॉरेन ट्रेवल को हमने आसान कर दिया, हमारे यूनियन बजट में जो भैया टैक्स हमने लगाया था वो कम हो गया, 250% से टैक्स कितने पे आ गया, 10% पे आ गया। मैंने पिछली बार बहुत पढ़ाया इसको आपको, आया ना। कोई भी अगर टेक्नीशियन आ रहा जा रहा है तो उस पर कोई भी हम लोग चार्जेस नहीं ले रहे। तो ये सब चेंज हुए। तो ये चेंजेस को लिख कर आना इजी नहीं है, इसको याद करना ही मुश्किल है, आप भूल जाओगे पेपर तक। तो एक तो ये क्वेश्चन पहला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए, ये बढ़िया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है बोलो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब भी कहीं पे आता है कुछ पॉजिटिविटी लेके आता है और कुछ नेगेटिविटी लेके आता है। जैसे कि पॉजिटिविटी इंडिया में क्या लेके आया, हम लोग ग्लोबल मार्केट में एक्सेसिबल हो गए, हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन से आई, डेवलपिंग कंट्री में इंडस्ट्रीज का सेटअप ग्लोबलाइजेशन से किया। मैं आज एक फोटो देख रहा था, मैं ना ऐसे 2-3 ना हिस्ट्री के पेजेस को फॉलो करता हूं फेसबुक पे, तो बड़ी फोटोज डालते रहते हैं क्योंकि फेसबुक मेरे लिए एक न्यूज पोर्टल बन चुका है, ठीक है। मैं उसको सिर्फ कुछ पोस्ट नहीं करता, मैं उस पर सिर्फ न्यूज देखता हूँ, या न्यूज किसकी, हरिद्वार की न्यूज, या 2-3 लोकल चैनल फॉलो कर लो, ठीक है, कि इस मोहल्ले में क्या हो गया उसमें। तो मेरे लिए वो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें लोग अपनी क्या कर रहे हैं, न्यूज शेयर कर रहे हैं। कि जैसे मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि कहीं शादी पार्टी में ना जाऊं, तो मुझे पता है फेसबुक पे डाल ही देगा तो पता लग जाए, अच्छा इसकी शादी इससे हो गई, तो फेसबुक पे ये काम चल रहा है। आज मैंने डाला तो पंडित जी डाल दे रहे हैं कि मैंने इसकी शादी कराई आज, ठीक है। तो ऐसा सब चल रहा है, तो मुझे फेसबुक इसलिए अच्छा लगता है, तो मैं उसको 2-3 ऐसे हिस्ट्री वाले पेज फॉलो करता हूँ। तो उस पर मैंने फोटो देखी है, ये 1990 में गुड़गांव सिर्फ एक गांव था, आप भी सर्च करना, 1990 में गुड़गांव क्या था, एक सिर्फ गांव, ठीक है। बिल्कुल एक रोड निकल रही है बीच में से और वो एक गांव है, ठीक है, गुड़गांव से के नाम से, नाम में ही गांव है, ठीक है ना, गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद वो गुरुग्राम बना, है ना। और गुरुग्राम जब वो बना तो अब आप गुरुग्राम देखना, दिल्ली से ज्यादा आपको डेवलप लगेगा गुरुग्राम, ठीक है। वो सब जो हुआ है वो किसकी बदौलत हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। किसकी बदौलत हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। बैंगलोर इतना ज्यादा डेवलप क्यों हो गया, ग्लोबलाइजेशन। बैंगलोर थोड़ा था देना डेवलप, ग्लोबलाइजेशन आईटी फर्म आई ना भाई वहां पे, तो वो डेवलप हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको? समझ में आई? तो बहुत सारी हमारे देश की ऐसी सिटीज हैं जो सिर्फ किससे डेवलप हुई है, ग्लोबलाइजेशन से। तो ग्लोबलाइजेशन का ऐसा इंपैक्ट है, ये इसका पॉजिटिव ट्रेट है कि भैया इकोनॉमी को डेवलप करता है, हमारी स्किल्स बेटर हो जाती हैं, स्किल्स का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पूछने लग जाते हैं लोग। बट नेगेटिव ट्रेड क्या है, नेगेटिव ट्रेड ये है, नेगेटिव ट्रेड ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, कि ग्लोबलाइजेशन जब भी आएगा ना, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को डोमिनेट करेगी। जैसे कि अमेरिका ने इंडिया को आके डोमिनेट करा, कि इंडिया को नहीं काम करने दिया, बट अमेरिका ने आके इंडिया में काम किया। उसने ये तो नहीं करा ना कि मैं इंडिया में आती हूं और मैं तुम्हारे यहां फैक्ट्री लगाती हूं और तुम्हारे यहां से 2-3 फैक्ट्री अपने यहां लगवा देती हूं, ऐसे तो नहीं करा। उन्होंने आया और खुद काम किया, तुम्हें काम करने वहां पे नहीं दिया। दूसरा, आपकी कंट्री का जो मेजर वेलफेयर था गरीब लोगों के लिए, ग्लोबलाइजेशन में वेलफेयर नाम की कोई जगह नहीं है, ग्लोबलाइजेशन वेलफेयर पे काम नहीं करती। तीसरा, आपकी कंट्री का एक मेन मुद्दा था एग्रीकल्चर। मैं चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में आ रहा हूं, अब तक मैंने एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं करी, और अब से पहले मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा था, एग्रीकल्चर की। ग्लोबलाइजेशन ने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया कि एग्रीकल्चर छोड़ो, तुम ये सब बातें ना करो, ठीक है ना। तब से लेके अब तक हम डिक्लाइन पे ही हैं, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 3 नंबर का जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, बिल्कुल देखो सही बोला, वो आउटसोर्सिंग। आया है पेपर में आउटसोर्सिंग, तुम्हें तो याद नहीं हो रहा, हाँ ये क्यों है, यह है क्वेश्चन, क्या है, बता बता क्वेश्चन बता, वो तो तुम एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आउटसोर्सिंग के अंदर ही है। अब आपके पास यहां से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी की रेगुलर सर्विसेज को हायर कर लेना। तो ग्लोबलाइजेशन में मेनली आउटसोर्सिंग होती है, कि जैसे कि हम लोग विदेश में काम कर रहे हैं और मुझे पता है कि इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है, तो मैं इंडिया से लेबर को आउटसोर्स कर लूंगा कि भाई तू काम कर लेकिन कल से मेरे लिए कर। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इसी के अंदर आउटसोर्सिंग के अंदर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि इंडिया हैज बिकम फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, कि इंडिया आउटसोर्सिंग की इतनी फेवरेबल डेस्टिनेशन क्यों बनती जा रही है, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहां पे हमने सिर्फ 3 पॉइंट में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। नंबर 1, हमारे पास अवेलेबिलिटी है स्किल लेबर की, ये आप लोग फिर लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर। और ये स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ ये स्किल लेबर कैसी है हमारे पास,
लो वेज रेट में, ठीक है, लो वेज रेट है हमारे पास। और तीसरा यह है कि फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप आओ हमारी कंट्री से आगे चीजों को आउटसोर्स कर लो, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल आईटी फर्म्स है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक क्वेश्चन और है जो फिर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, बिल्कुल जी, ये आया है आपके स्कूल में, आया कभी WTO आया है, बिल्कुल ठीक। तो ये देखो, ये ग्लोबलाइजेशन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, एक तो आउटसोर्सिंग और एक WTO। WTO में क्या आया, आपको स्कूल में क्या क्वेश्चन आया था WTO का, याद है, कुछ नहीं याद है? WTO का जब भी क्वेश्चन आएगा वो उसके फंक्शंस आएंगे, क्या आएंगे, इसके फंक्शंस। आप थोड़ा सा WTO का इंट्रो खोलना कि WTO जो है वो GATT का सक्सेसर है, कि हमारे पास 1948 में 23 कंट्री के साथ बनाया गया GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका एक ही कॉमन मुद्दा था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ट्रेड रिजाइम को क्रिएट करना और जितने बैरियर्स हैं सबको क्या करना, हटाना, एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी। क्या बोला मैंने, कॉमन ट्रेड पॉलिसी। बहुत सक्सेसफुल काम किया। 1995 में GATT का नाम बदल के क्या रख दिया हमने, WTO। आज 164 मेंबर्स हैं WTO के, ठीक है। और WTO का मेन मुद्दा यही है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में, पूरा जो वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड है, इस पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐसी बनाएं जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक कॉमन हो सबके लिए और इजीली ट्रेड हो सके। ट्रेड दो तरीके के, बायलैटरल और मल्टीलेटरल, बायलैटरल और मल्टीलेटरल। अब फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन WTO का आता है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और इसमें दोनों आएगा, कौन कौन से आएंगे, बायलैटरल और मल्टीलेटरल। कैसे करेंगे भाई, इंटरनेशनल ट्रेड रिमूव करना है, WTO का ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है कि रिमूव करना है अगर किसी कंट्री ने बैरियर लगा रखे, टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगा रखे, तो WTO से रिमूव करने का काम करते हैं कि आप बैरियर्स मत क्रिएट कीजिए। WTO का काम है अगर तुम्हारी कंट्री में कोई ऐसा रिसोर्स है जो रिसोर्स किसी दूसरे देश के लिए उपयोगी है, तो मेरा काम है कि उस रिसोर्स को तुम्हारे देश से निकालूं और उस देश तक पहुंचाऊं। बात समझ में आया? दूसरा फंक्शन है WTO का, ट्रेडिंग रिजाइम का मतलब क्या है कि कोई भी देश अपनी पर्सनल पॉलिसी नहीं लगा सकता ट्रेड पे इंटरनेशनल, ठीक है। पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम है, ठीक है, कि अपने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। नंबर 3, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। नंबर 4, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो मैंने बताया अभी कि वर्ल्ड का कोई रिसोर्स खराब ना, जैसे कि सऊदी वालों ने करा था जब पता चला WTO को, जैसे सद्दाम हुसैन, आपने पिक्चर देखी होगी वो एयरलिफ्ट, उसमें यही तो है, अमेरिका एकदम उस पर भैया आक्रमण कर देता है। सद्दाम हुसैन क्या था, सारे तेल के कुएं में अपने अंडर कर लूंगा। तो WTO यार भैया जितने भी ऐसी पावर्स हैं हमारे पास, अमेरिका ने एक डोमिनेट पावर है, कहती यार हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे, तुम सारे तेल के कुएं अपने पास, तुम रिसोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसको कंट्रोल नहीं कर सकते? तेरे पे कोई रिसोर्स है ना, तो तू कंट्रोल नहीं कर सकता उसे, वो रिसोर्स की जरूरत दूसरे देश को भी है। तो WTO ये इंश्योर करता है कि पूरे वर्ल्ड के रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्ट ना हो। क्या ना हो? वेस्ट ना हो। और अब WTO का एक नया फंक्शन ऐड हो गया है, क्योंकि जब इतना सब करेगा तो एनवायरमेंट खराब होगा, तो WTO ने एक 5वां फंक्शन ऐड कर दिया है, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये सब काम करेंगे हम, लेकिन एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के बात करेंगे, ठीक है। आपके पास पेपर में पूछने के लिए ना ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बायलैटरल ट्रेड, व्हाट इज मल्टीलैटरल ट्रेड, व्हाट इज टैरिफ बैरियर एंड व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर। बायलैटरल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब दो देशों में हो, मल्टीलैटरल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो दो देश से ज्यादा देशों में हो, टैरिफ बैरियर टैक्सेशन बैरियर होते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर कोटा सिस्टम, जो नॉन टैक्सेशन बैरियर्स होते हैं। समझ में आया? एक नंबर में ये भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कुछ अप्रेजल इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर पूरा क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो आपने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब आप इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एन अप्रेजल। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के चले जाएंगे इस चैप्टर से, उनको लगता है ये ना वही है जो लास्ट में होता है ना, कंक्लूजन सा वो है, ये चैप्टर है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे छोड़ेंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, उनको लगेगा चैप्टर के लास्ट का हिस्सा है तो कंक्लूजन भी देते हैं, आखिरी बकवास ही कर देते हैं। नहीं, चैप्टर का नाम ही पूरा ये था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो अब अप्रेजल करना है। तो इस अप्रेजल में क्या हुआ, अप्रेजल किस चीज का हो रहा है, ये अप्रेजल हो रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट आए,
एक आर्ग्यूमेंट किसमें आया, फेवर में। कुछ लोगों ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन या ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत अच्छा है, और कुछ लोगों ने बोला कि क्या है, बहुत बेकार है। तो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में दो लोग बढ़ गए। फेवर वाले ने बोला कि इससे फायदा क्या हुआ, हमारी कंट्री के अंदर इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो गया, फायदा नंबर एक। फिर फेवर वालों ने बोला दूसरा, इंक्रीज हुआ है इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपकी बुक में, आप उसको ध्यान से देख के जाना, ठीक है। और मैंने बताया अभी, ये पिछली बार तो सारा डिस्कशन हुआ था, इस पे ही एक दिन लग गया था। फिर तीसरा बोला है कि इसी का बेनिफिट ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था वो क्या हो गया अब, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नंबर 4 पे देश से एक्सपोर्ट्स राइज हुए हैं, राइज इन एक्सपोर्ट्स। नंबर 5 देश में क्या हो गई थी पहले, इन्फ्लेशन, तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जितने भी रीजन के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है वो रीजन लिख लेने हैं आपको यहां पे फेवर में कि उन सब में सुधार हुआ है। और 6 पॉइंट, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं था, बट अब प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज आपने बैरियर्स को क्या कर दिया, रिमूव। दूसरा, अब बात करते हैं अगेंस्ट में। आपकी कंट्री में डेवलपमेंट कितनी हुई, हुई नहीं हुई 1991 के बाद, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है आपने 1991 में, जॉबलेस ग्रोथ। क्या पढ़ा है, तो ये बात सबूत है। अगेंस्ट वाले बोलते हैं कि भाई तरक्की तो हो रही थी, लेकिन देश के अंदर क्या ग्रो हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गई कंट्री के अंदर। नंबर 2 वाले बोलते हैं भैया कि आपने तो एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट ही कर दिया, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये 3 नंबर का अलग से आ सकता है भाई, ये जरा सुन लो ध्यान से। एग्रीकल्चर, ये 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द मेजर नेग्लेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है भाई, कि कैसे कैसे भैया नेग्लेक्ट हुआ है। तो इस नेग्लेक्ट के पॉइंट बताता हूं अब मैं आपको। देखो नंबर 1 पे, जो पहले गवर्नमेंट खर्चा करती थी एग्रीकल्चर पे, उसको रिड्यूस होना पड़ा, रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने खर्चा करना एग्रीकल्चर पे बंद कर दिया, रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, आपने एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी थी उसको हटा दी, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज। तीसरा, आप लोगों ने रिड्यूस कर दी इंपोर्ट ड्यूटीज को, तो बाहर से प्रोडक्ट सस्ता आ जाएगा। जब बाहर से सस्ता आ जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यहां पे कैसे काम चलेगा। और फिर आपने डी वही काम किया कि शिफ्ट टूवर्ड कैश क्रॉप, शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप हो गया। अब अप्रेजल का दूसरा मुद्दा ये आता है, पहला मुद्दा हो गया कि हमारे पास, देखिए सुनते रहिए, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे हम लोग इसका। अब सुनिए, ये पूरा हुआ फेवर में और किसमें हुआ, ये अगेंस्ट में। अब हम लोग अगेंस्ट पे ही हैं अभी तक हम फेवर में थे इससे पहले, अभी हम किसमें थे, अगेंस्ट में। अगेंस्ट में नंबर 1 पे क्या हुआ, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 पे क्या हुआ, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब नंबर 3 लिखिए आप अगेंस्ट में, क्रिटिसिज्म भी है। सुनो, ये अगेंस्ट भी है और यही सेम टॉपिक आता है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तब भी यही आंसर है। ठीक है, आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, नहीं हुई, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये भी अलग से पूछ सकते हैं टीचर कि लो लेवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों हुई है, तो इसके रीजन लिखिए। लो लेवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए हुई है, नंबर 1, देश में इंपोर्टेड गुड बहुत सस्ते हो गए। तो इंपोर्टेड गुड सस्ते हो गए तो हम इंडिया के गुड्स क्यों खरीदेंगे, तो इंडिया के गुड्स नहीं खरीदेंगे तो फिर फैक्ट्री को लगेंगे। तो खिलौने की फैक्ट्री कहां है देश के अंदर, सारे खिलौने चाइना से बन के आते हैं, समझ में आया, वही सस्ते हैं। तो कुछ फैक्ट्रीज तो ऐसी हैं जो इंडिया में है ही नहीं, समझ में आया, क्योंकि इंपोर्टेड गुड सस्ता है। नंबर 2, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कंट्री के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी नहीं है।
नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, बाय डेवलप्ड कंट्रीज। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि डेवलप्ड कंट्री आगे तुम्हारे देश में काम कर रही थी, लेकिन तुम्हें नहीं काम करने देना। ठीक है, डन। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है अब कि मेरी कंट्री की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो इनइफेक्टिव रही। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी देश की इनइफेक्टिव रही। इसमें आपको एक ही बात लिख के आना है कि हमारी कंट्री की जितनी एसेट्स थी वो एसेट्स को आप लोगों ने अंडर वैल्यूड बेच दिया। क्या बेच दिया? अंडर वैल्यूड। पूरा का पूरा थ्योरी आप इसको देख लेना कि टारगेट था कि 56,000 करोड़ रुपीस हम लोग रिकवर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास हुए 34,500 करोड़ सिर्फ। ठीक है, और फिर हमारे कंट्री में फिफ्थ पॉइंट आया इनअफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी। ये लिख लीजिए आप लोग, ये पॉइंट मेरे पास है, इनअफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। जो आपने कहा कि टैक्स पॉलिसी में आपने लिबरलाइजेशन किया तो इफेक्टिव हो जाएंगी, बट वो फिर भी इफेक्टिव नहीं रही। और सिक्स पॉइंट ने जिसने देश खराब कर दिया और आज तक खराब ही है, वो पॉइंट नंबर 6 है, जिसका नाम है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर बहुत चूजी हो गया, उसे ये हो गया कि यार मैं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, क्लियर। और इससे कंट्री के अंदर क्या हुई है? अनबैलेंस ग्रोथ। ये तो देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको किसका एग्जांपल दिया था? गुड़गांव का। मैंने आपको एग्जांपल दिया बेंगलोर का, है ना? तो कुछ सिटीज तो बहुत डेवलप हो गई और कुछ सिटीज हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो अनबैलेंस ग्रोथ। क्लियर हुआ? पक्का कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, एक क्वेश्चन टीचर जो है वो अपनी बुद्धि विवेक से दे सकता है, वरना मुझे नहीं लगता आएगा, या पुराना हो गया ये। पहले तो बिल्कुल नया था जब देश में हुआ था, जिसका नाम है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। क्या नाम है बोलो? तो एक बार लिख लो कि डिमोनेटाइजेशन जीएसटी को रीड कर लेंगे, बस हम डेट वेट देख लेंगे और देख के चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब ये नया नया हुआ था ना देश में, तो ये 2-3 साल के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर क्या भी हुआ है? अब हुए हुए यार, ठीक है, टाइम हो गया। 2016 में हुआ था, हम 2025 में बैठे हैं, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, तो अभी ये क्वेश्चन इतना इंपैक्टफुल नहीं है।